Hello, my dear friends. Welcome to Amit Tutorial Commerce Classes भागलपुर. How are you? I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ. चलो आज ना एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला है. इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का. कौन सा चैप्टर होगा बच्चे? PGBP. चैप्टर का क्या नाम है? PGBP. ये चैप्टर ना बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं. चैप्टर का नाम ही लंबा चौड़ा है बच्चे. क्या नाम है? चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. इसी को शॉर्ट में ना PGBP बोलते हैं. PGBP. और ये PGBP बहुत फेमस नाम है बच्चे. जिसको भी थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का नॉलेज है ना, वो PGBP बोल दोगे उसको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आप लोग तो महान है इनकम टैक्स में, नहीं? चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए, हम लोग PGBP अदर हेड आप लोग को बताए थे. 5 हेड ऑफ इनकम होता है. फर्स्ट हेड ऑफ इनकम का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी. सेकेंड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दिस इज थर्ड हेड ऑफ इनकम. क्या नाम है? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. फोर्थ हेड इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. डू यू नो? यस सर, आप लोग जानते होंगे. तो सबसे पहले ये देखो, ये सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर है. नाम ही देखो ना, क्या है? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ये जो सेक्शन है इसमें बच्चे कितना से कितना तक PGBP का सेक्शन होगा? इसका सेक्शन जो कवर है 28 to 44. सोचो कितना सेक्शन है. 28, 29, 30, 31, 44 तक आपको सेक्शन देखना है इसमें. तो ओवरऑल कहा जाए तो ये चैप्टर में एक लंबा जर्नी आपको तय करना पड़ेगा. बस आप पेशेंस रखना. इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको सुनने में मजा आएगा. कारण क्या है? बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है, नहीं? जनरली पर्सन का अगर आप देखोगे मोटो क्या है, उसका पर्पस क्या है जनरली पर्सन का, तो कहेगा बिजनेस. बहुत सारे स्टूडेंट सब कहते हैं ना, क्या करोगे? क्या सर बिजनेस करेंगे. तो सोच लीजिए, जो जॉब करता है ना, उसका भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट बिजनेस ही रहा होगा. लेकिन बिजनेस करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट चाहिए, और फंड की कमी के कारण लोग सोचता है चलो जॉब कर लेते हैं, नहीं? तो बिजनेस प्रोफेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर वाले जीने भी नहीं देंगे. क्या? जी सर. देखिए, तो ये चैप्टर जो है सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 24 तक पढ़ना है. अब आप बताओ, ये प्रॉफिट का क्या मतलब होता है और गेन का क्या मतलब होता है? पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. इस टेक्निकल चीज को पहले जान लेते हैं, तब फिर हम लोग सेक्शन पे आएंगे. ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट क्या होता है. तो आप कहोगे सर बिजनेस के एक्टिविटी से, रेगुलर एक्टिविटी से जो अर्निंग इनकम होता है वो मेरा प्रॉफिट है, और इररेगुलर नेचर से जो प्रॉफिट होता है वो मेरा गेन है. लेकिन आपको बता दूं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम ही है. अगर मेरा बस चले ना, चैप्टर का नाम ही दे देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो प्रॉफिट और गेन का क्या मतलब हो गया बच्चे? इनकम. तो आपके माइंड में आता होगा कि सर चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट और गेन, किससे? बिजनेस और प्रोफेशन से. क्या इसमें लॉस का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्या? तो आपको बता दो, नहीं बच्चे, इनकम का मतलब नेगेटिव इनकम भी होता है और पॉजिटिव इनकम भी होता है. लॉस भी हम लोग देखेंगे. क्लियर है? हटा दें. तो इनकम का ये जो है, आपको प्रॉफिट और गेन की बात करो तो ये दोनों का मतलब क्या हो गया बच्चे? इनकम ही समझना है. जी सर. अब बिजनेस क्या होता है? पहले बिजनेस समझते हैं, उसके बाद फिर प्रोफेशन समझ लेते हैं. तो चलो, बिजनेस का डिफिनेशन लॉ ने दे रखा है. बिजनेस का डिफिनेशन सेक्शन 2
और क्लॉज 13 में आता है बच्चे, ये बिजनेस का डिफिनेशन आपको क्या कह रहा है। तो देखो इसका मतलब हो गया बिजनेस मीन्स द परचेज और द परचेज एंड सेल। बिजनेस मीन्स द परचेज एंड सेल और मैन्युफैक्चर्स किसका, मैन्युफैक्चर्स ऑफ अ कमोडिटी, किस लिए, विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट, देखो क्या करा है, बिजनेस मीन्स परचेज और सेल्स। बिजनेस का मतलब हो गया कि आप गुड्स का परचेज करते हो, सेल्स करते हो, उसका मैन्युफैक्चर करते हो, किस लिए, तो विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट के उद्देश्य से आपने जो परचेज किया, सेल्स किया, मैन्युफैक्चर किया, वो बिजनेस है। इज इट क्लियर। लेकिन यहीं पर रुका नहीं है लॉ। हम आपको शुरू में ही जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट किए थे तो उसी समय आपको समझाए थे, लॉ ने ना 3 तरह से डिफिनेशन देता है, एक मीनिंग के रूप में, दूसरा इंक्लूड के रूप में, और थर्ड मीनिंग एंड इंक्लूड बोथ। ठीक है, तो लॉ ने मीनिंग के रूप में दे दिया, और अब जो है ना बिजनेस को बिजनेस बनाने में लॉ ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये देखो कह रहा है लॉ ने, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में शामिल होता है क्या, देखिए एक तो है बिजनेस में इंक्लूड है, एक तो है एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर्स बिजनेस में एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड ले लो, कॉमर्स ले लो, और क्या है मैन्युफैक्चरिंग लो, ये इंक्लूड है। नहीं तो सर ट्रेड का क्या मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। आप अगर गुड्स को परचेज सेल्स करते हो, लेकिन छोटे पैमाने पे नहीं, एक स्मॉल स्केल पे अगर आप बिजनेस में परचेज सेल्स करते हो स्मॉल स्केल पे, तो ट्रेड है। और कॉमर्स क्या होता है कि सर यही है जो ट्रेड है वही कॉमर्स है, बस कॉमर्स का क्या मतलब, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ट्रेड का। अगर आप लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे गुड्स को परचेज और सेल्स करते हो, सर्विस को परचेज सेल्स करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर ना। अब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखते होंगे छोटे मोटे दुकानदार को रिटेलर कहते हो, और जो थोक में बेचता है उसको होलसेलर कहते हो, वही तो है। छोटे पैमाने पे जो हम परचेज सेल्स कर रहे हैं वो ट्रेडिंग कर रहा है, बड़े पैमाने पे जो परचेज सेल्स कर रहा है वो कॉमर्स कर रहा है। इज इट क्लियर। सर मैन्युफैक्चर का क्या मतलब था, मैन्युफैक्चर का मतलब रॉ मटेरियल को आप प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स बनाते हो, तो वो आपका क्या हो गया बच्चे, मैन्युफैक्चर। इज इट क्लियर ना। अब आगे इधर देखो, तो और कह रहा है बिजनेस में कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है बिजनेस में, एनी एडवेंचर और कॉन्सर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर।
कह रहा एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। सर इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए इसका जो मतलब होता है, कह रहा है एनी सिंगल ट्रांजैक्शन, एनी सिंगल ट्रांजैक्शन कैन बी treated, any single transaction can be treated as business provided it has an element of trade। देखो कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, एनी सिंगल ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज बिजनेस। अगर आपने प्रीवियस ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन किया है तो वो बिजनेस है। अब हम लोग के पास एक जनरल एजम्पशन है, एक सामान्य तौर पर हम लोग क्या कहते हो, बिजनेस मतलब परमानेंटली चलना चाहिए, बिजनेस में एक सीरीज में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए बिजनेस में। लेकिन लॉ कहा नहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन किया है, मीन्स आपने बिजनेस के व्यू से साल भर में एक भी ट्रांजैक्शन किए तो वो आपका बिजनेस ही माना जाएगा। सर एक ट्रांजैक्शन, जी बिल्कुल। आपको देख लो, अगर आपने बिजनेस के पर्पज से दुकान खोल के रखे हैं, साल भर आपके पास कोई कस्टमर नहीं आया और ना लास्ट ईयर में एक कस्टमर आया और आपसे सामान परचेज कर लिया, तो वो बिजनेस है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन। तो वही कह रहा है एनी सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन भी होता है तो वो बिजनेस है। क्लियर हो गया ये ना? तो आपको बिजनेस का मतलब समझ में आ गया कि बिजनेस सर होता क्या है। ठीक है, हटा दे इसे। अब ना देखते हैं प्रोफेशन क्या है। देखो प्रोफेशन को जो डिफाइन किया है लॉ ने, प्रोफेशन, ये आपका बच्चे सेक्शन 2 क्लॉज 36 में आता है। बोलो, चलिए इसमें क्या कर रहा है, तो कर रहा है इन प्रोफेशन, लॉ ने कहा इन प्रोफेशन vocation is also includes लॉ ने कहा प्रोफेशन में, इन प्रोफेशन वोकेशन इज ऑल्सो इंक्लूड, प्रोफेशन में ही वोकेशन इंक्लूड है। तो पहले प्रोफेशन तो बता दो, प्रोफेशन होता क्या है, नहीं तो लिखिए इसके बारे में। देखो अर्निंग एनी इनकम थ्रू earning any income through skill, knowledge, talent, which is, अब इसको ना देखो इस तरह से समझो, इस तरह से समझो, which is acquired out of diploma out
ऑफ डिप्लोमा कॉमा डिग्री ऑफ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉमा कॉलेज कॉमा इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो फिर ये प्रोफेशनल इनकम है, तो फिर ये प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देते हैं, देखो, इनकम ऑफ एमबीबीएस लॉयर्स, सीए, सीएस, सीएमए एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। प्रोफेशन क्या कह रहा है समझो, कह रहा है कि अगर आपने, प्रोफेशन का मतलब अर्निंग किए हैं, अर्निंग एनी इनकम, कहाँ से, थ्रू स्किल से, थ्रू नॉलेज से, टैलेंट से। अगर आप स्किल, नॉलेज, टैलेंट से आपने इनकम अर्न किए हैं और वो आपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट कहाँ से एक्वायर किए होंगे, तो आपने एक्वायर किए होंगे या तो डिप्लोमा से, या तो डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आपका फिर ना इनकम जो हो जाएगा वो प्रोफेशनल इनकम हो जाएगा। लाइक आप एमबीबीएस को देख लो, एमबीबीएस इसको जो है ना, एक जब तक इसको ट्रेनिंग नहीं कर ले या स्टडी नहीं कर ले तो कोई एमबीबीएस नहीं हो सकता। एमबीबीएस होने के लिए उनको सर्टिफिकेट एमबीबीएस डिग्री का होना चाहिए। अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर का आपको डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कितना ही अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख लो, यहाँ पे एक कंपाउंडर को ले लो, ठीक है, उसको कितना ही अच्छा चीर फाड़ करने नहीं आ जाए, नहीं, उसको चीर फाड़ बहुत अच्छा आ रहा है, डॉक्टर से ही बढ़िया, इतना अच्छा उसका टैलेंट है चीर फाड़ करने का, डॉक्टर से ही बढ़िया है। तो देखना होता भी है आजकल का ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल से में देखना डॉक्टर से ज़्यादा चीर फाड़ तो वही करता है, कंपाउंडर। लेकिन कितनों टैलेंट हो जाए, जब तक आपने डिग्री एक्वायर नहीं किया है तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो प्रोफेशन में शामिल नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? तो उसी तरह से लॉयर की बात करो, आप बहुत डिस्कस करने में, आर्ग्यूमेंट में, बहस करने में बहुत आप आगे हो, लेकिन आप कोर्ट में बहस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉ का डिग्री चाहिए। और आप लोग ना तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में तो स्टूडेंट सब बहुत आगे होता है, इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। नहीं, इसका जो स्टूडेंट का जो माइंड होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग होता है, कुछ भी पूछ सकता है। यही तो आज़ादी है स्टूडेंट में, नहीं? खैर चलिए, तो ये सब जो अगर आपने किसी डिग्री अगर आपने ले करके नॉलेज से, टैलेंट से, स्किल से इनकम अर्न किया तो वो प्रोफेशन है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? सर, तब वोकेशन क्या होता है? वोकेशन क्या होता है इसके बारे में देख लो। वोकेशन का मतलब हो गया वही चीज है, अर्निंग एनी इनकम थ्रू स्किल, नॉलेज, टैलेंट विच इज नॉट एक्वायर्ड। देखो, यही इसी लाइनिंग से हम यहाँ पे ले रहे हैं, विच इज नॉट एक्वायर्ड आउट ऑफ डिप्लोमा, कॉमा डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कॉमा कॉलेज, कॉमा इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो फिर वो आपका वोकेशनल इनकम है। तो फिर वो आपका क्या है बच्चे? वोकेशनल इनकम है। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल आप देख लो, सिंगर ले लो, एक्टर ले लो,
पुजारी ले लो, पुजारी भी सर, हाँ, मैजिशियन ले लो, रॉबरी ले लो, एक्सेट्रा। ये सब आपका जो है ना एग्जाम्पल हो गया वोकेशनल का। आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोफेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आपने इनकम अर्न किए हैं स्किल से, नॉलेज से, टैलेंट से, और अगर वो स्किल, नॉलेज, टैलेंट आपको एक्वायर हुआ है आउट ऑफ डिप्लोमा से, डिग्री से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, तो फिर वो प्रोफेशनल इनकम आपका होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लिए। लेकिन वोकेशनल का क्या मतलब हो गया? तो वोकेशनल का मतलब हो गया कि अगर आपने अर्निंग किए हैं एनी इनकम थ्रू स्किल से, नॉलेज से, टैलेंट से, मतलब आपके पास स्किल है, नॉलेज है, लेकिन आपने ये जो नॉलेज एक्वायर किया है किसी, ना तो कॉलेज से, ना तो डिप्लोमा डिग्री से, इंस्टीट्यूशन से, कहीं से नहीं। ये आप में इनबॉर्न क्वालिटी है, जन्मजात गुण है आप में, और बहुत लोगों में तो ऐसा होता ही है। आप सिंगर को ले लो, सिंगर के लिए क्या कोई डिप्लोमा डिग्री या कोई डिप्लोमा होता है क्या, डिग्री या इंस्टीट्यूशन होता है क्या? अभी का समय देख लो, अभी के समय में भले ही इंस्टीट्यूशन दिया जाता है अलग से, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह से सिंगिंग करना है, वो अलग बात है, लेकिन क्या डिग्री की ज़रूरत है सिंगिंग करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, पुजारी बनने के लिए, रॉबरी करने के लिए? क्या इनके लिए डिग्री चाहिए क्या? मैजिशियन मैजिक दिखा करके इनकम कमा लेता है? नहीं। तो समझो ये सब जो आपका इनकम हो गया ना बच्चे, ये सब कहने का मतलब ये सब भी आपका इनबॉर्न क्वालिटी है। आपने स्किल से ही, नॉलेज से ही, टैलेंट से ही इनकम कमाया, लेकिन कहीं से डिग्री प्राप्त नहीं किए हैं, तो वो फिर वोकेशनल इनकम है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? आपको क्लियर हो गया प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल इनकम क्या है, वोकेशनल इनकम क्या है? चलो अच्छे से समझ में आ गया। अब ना ये तो आपको हम डिफरेंस बताए, किसमें? बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, और वोकेशन क्या है। ये तीनों में डिफरेंस जो आपको बताए बच्चे, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम टैक्स के नज़र में प्रोफेशन, बिजनेस, वोकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। लिख लो, स्टार दे करके हम लिख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स, there is no any difference, there is no any difference between among business comma profession और वोकेशन। फुल स्टॉप। ऑल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम these source included under the head PGBP। इज इट क्लियर और नॉट? कह रहा है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इन तीनों में से ऑल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दीज सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस में से जो इनकम रिसीव होता है वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? सर ये तो समझ में आ गया हम लोगों को। बिजनेस आप लोगों को अलग अलग हम समझा भी दिए कि बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन क्या है, लेकिन इनकम टैक्स करता है इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
तो आज हम लोग देखेंगे अब सेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? सेक्शन जो आपको बताए थे हम लोग, इसमें कितना से कितना 28 to 44 सेक्शन है बच्चे। इसमें इतना सेक्शन है, और इतना सेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ही बोले लॉन्ग जर्नी तो देखना ही देखना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इस चैप्टर में आप बताओ, जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में क्या करते हो? इनकम अर्न करते हो, नहीं? इनकम अर्न करते हो, उसमें से एक्सपेंसेस क्या कर लेते हो? माइनस कर लेते हो। इनकम अर्न किया, एक्सपेंसेस माइनस किए, जो इनकम आया वही तो आपका बिजनेस इनकम हुआ ना। बिजनेस एक पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में हम लोग। इनकम जो अर्न करेंगे बिजनेस से, उसमें से बिजनेस से इनकम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हो जाएगा बिजनेस इनकम होगा ना। तो ध्यान रखना, यही तो देखना है कौन कौन सा इनकम बिजनेस इनकम होगा और कौन कौन सा एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस होगा। लॉ ने कहेगा हम बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सा इनकम बिजनेस के लिए होगा और कौन सा एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए होगा, ठीक है। और वो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे ना, चार्जिंग सेक्शन। तो चलिए अभी हम चार्जिंग सेक्शन देखते हैं। चलो, तो क्या बोले हम लोग कि ये देखो सेक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है 28 से लेकर के 44 तक का सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो सेक्शन 28 फर्स्ट सेक्शन है चैप्टर का। देखो हमने यहाँ लिखा है, तो आपको ये बात बताओ, आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े, तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े? पहला सेक्शन क्या पढ़े? इनकम फ्रॉम सैलरी में से पहला जो सेक्शन था वो चार्जिंग सेक्शन बताया था। उसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े, तो उसमें भी पहला सेक्शन जो था वो क्या था? चार्जिंग सेक्शन था। उसी तरह से हम लोग पीजीबीपी जो इनकम का जो पहला सेक्शन है वो क्या बताएगा? चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ देखो सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन 28 है, नहीं दिखा होगा तो बोल दे रहे हैं। सेक्शन 28 में हम ऊपर में लिखे हुए हैं चार्जिंग सेक्शन। सर चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग बात बताओ, यहाँ पर देखो, आप जब बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस में क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप लोग बनाते हैं, तो क्रेडिट साइड में आपने क्या दिखाते हो? इनकम दिखाते हो नहीं? और डेबिट साइड में आप क्या दिखाते हो? तो एक्सपेंसेस दिखाते हो, हाँ या ना? तो आप बताओ, आप ये जो दिखा रहे हो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस इनकम, तो आपको लास्ट में क्या आता था? लास्ट में आपको इनकम आता था, नेट इनकम आता था, या फिर नेट लॉस, ये आता था ना। और ये चीज़ तो आप लोग कब पढ़े थे? हम लोग ये सब फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे, अगर याद आ रहा है तो। फर्स्ट ईयर में आप लोग जो बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो बिजनेस में ना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, यहाँ जो इनकम दिखाता है बिजनेसमैन, वो दोनों तरह का इनकम दिखाता है। बिजनेस इनकम भी दिखाता है और पर्सनल इनकम भी दिखा देता है बिजनेसमैन। उसी तरह से एक्सपेंसेस भी, बिजनेस एक्सपेंसेस भी दिखा देता है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी दिखा देता है, ठीक है। तो हम लोगों को आप एक बात बता देते हैं, ये जो सेक्शन 28 जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसी के रिगार्डिंग में, किस रिगार्डिंग में? इनकम। लॉ ने बताया कि आप कौन कौन सा इनकम बिजनेस इनकम मान सकते हैं, बिजनेस इनकम के लिए अलाउड कौन कौन सा इनकम होगा, वो सेक्शन 28 बताएगा, चार्जिंग सेक्शन बताएगा। आप कोई भी इनकम नहीं दिखा दो, नहीं। और कौन कौन सा एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस के लिए तो कई सेक्शन आते रहेगा। 29 को तो छोड़ करके आप 30 से 30 देख लो, 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह से आगे देखो तो एक्सपेंसेस है। तो ये चैप्टर ना मेनली अगर कहो तो एक्सपेंसेस के ऊपर ही बना है, ठीक है। इसी में थोड़ा समय लगेगा। तो सर आप एक बात गौर किए होंगे, जब आप फर्स्ट ईयर में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे तो इनकम देखना थोड़ा बहुत ही इनकम रहता है। नंबर ऑफ अगर लिस्ट इनकम का जो लिस्ट की बात करें तो वो थोड़ा बहुत ही होगा और एक्सपेंसेस का लिस्ट लंबा होता था। अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ इनकम बहुत कम होता था और एक्सपेंसेस का जो लिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता था, पता था ना। तो जो भी है हम लोगों को एक्सपेंसेस ये देखना है आगे सेक्शन में। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस का कौन कौन सा इनकम हो सकता है, बिजनेस इनकम कौन कौन हो सकता है वो आपको सेक्शन 28 बताएगा। और बच्चे यही चीज़ तो हमें देखना है, हम वही लिखे हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या लिखे हैं, चार्जिंग सेक्शन। टोटल इसमें हम आपको 10 पॉइंट पढ़ाएंगे चार्जिंग सेक्शन में। 4 पॉइंट्स लिखे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या कर रहा है, देखो लिखे हुए हैं द फॉलोइंग इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर पीजीबीपी। मतलब ये जो इनकम, सिर्फ इनकम ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। सिर्फ इनकम चार्जिंग, ये जो चार्जिंग सेक्शन है सिर्फ इनकम के बारे में ही बताएगा कि कौन सा इनकम आप बिजनेस का इनकम मान सकते हो। तो ये आपको कौन कौन सा इनकम है, तो सबसे फर्स्ट नंबर में देखो लिखा हुआ है एनी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट हो या गेन हो एराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कहाँ से एराइज होता हो, बिजनेस से या प्रोफेशन से, कैरिड ऑन बाय द एसएससी, जो बिजनेस प्रोफेशन एसएससी के द्वारा कैरी किया जाता हो, ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यही देखो क्या कहा, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एसएससी के द्वारा अगर प्रीवियस ईयर में एनी टाइम ट्रांजैक्शन किया, वही कहने का मतलब है एक ट्रांजैक्शन भी अगर आप कर लेते हो उससे जो आपको बिजनेस से ये प्रॉफिट या गेन अराइज हो रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से, तो वो आपका ना क्या हो जाएगा, इस हेड में आ जाएगा। तो समझ में आया ये क्या बोले कि कोई भी इनकम किससे, बिजनेस से अराइज हो या प्रोफेशन से अराइज हो, जो बिजनेस प्रोफेशन कौन चलाता हो, एसएससी चलाता हो, किसी भी टाइम में, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले चर्चा करें, एक भी ट्रांजैक्शन अगर होगा तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन 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 सेक्शन 41 जब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो वहाँ कहेगा नो एनी ट्रांजैक्शन इवन इफ, ठीक है, इनकम फ्रॉम दिस, इनकम इंक्लूडेड इन दिस हेड, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो पर भी इस हेड में इनकम चार्जेबल होगा। वो स्पेसिफिक केस में ही होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यही देखेंगे कि एक भी ट्रांजैक्शन अगर होता है बिजनेस से, अगर प्रॉफिट हुआ, एक भी ट्रांजैक्शन से गेन हुआ, प्रोफेशन से गेन हुआ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो पीजीबीपी के हेड में आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब ना इसका पहला ही पॉइंट अगर देखो तो वो समझो मेन सब कुछ कह दिया बिजनेस के बारे में। नहीं, पहला ही पॉइंट अगर कहो तो वो प्राइमरी बिजनेस इनकम कहो, बाकी जितना भी बिजनेस इनकम देखोगे 2 से लेकर के 9 तक, तो 2 से लेकर के 10 तक जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो सब सेकेंडरी है। समझ लो लॉ ने उन सब को बिजनेस माना है। यही एक ऐसा जो पॉइंट है जो आपको ये दिखा रहा है कि बिजनेस इनकम प्रोफेशन इनकम है, सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे जब हम लोग देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है क्या, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, लॉ ने कह रखा है ऐसा बिजनेस होता है नहीं। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर देखो क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है एनी एक्सपेंसेस ड्यू टू और एक मिनट ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर, सॉरी ये देखो एक्सपेंसेस नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा एनी कंपनसेशन, एनी कंपनसेशन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कर रहा है एनी कंपनसेशन ड्यू टू और
received by a person in connection with compensation, क्षतिपूर्ति। बिजनेस में ना क्षतिपूर्ति, जो आपको लॉस होने वाला है उस लॉस के अगेंस्ट में आपको कुछ कंपनसेशन मिलता है, तो लॉ ने कहेगा ये आपका बिजनेस इनकम है और ये आपको पीजीपीपी के हेड में ही टैक्स करना होगा। तो चलो देखो क्या कह रहा है, तो जो भी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी। सर इसका क्या मतलब होता है, समझो। टर्मिनेशन का मतलब होता है हटा देना, समाप्त कर देना। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसमें इम्प्रूव करना, सुधार करना। तो होता है ना टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन। किसमें टर्मिनेशन, किसमें मॉडिफिकेशन? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है जो किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ इंडियन इनकम ऑफ एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी। सर इसका क्या मतलब था, यहां समझो पहले इसको, ठीक है। ये एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक्स लिमिटेड कंपनी है और ना ये वाई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। एक्स लिमिटेड कंपनी और वाई लिमिटेड कंपनी। एक्स लिमिटेड कंपनी ने ऑर्डर, एक्स ये वाई कंपनी ने इसको सप्लाई करना है, ऐसे समझो। वाई कंपनी ने इसको सप्लाई करना है, एक दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। और वाई कंपनी एक्स लिमिटेड सब, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि वाई लिमिटेड ने सप्लाई करेगा एक्स लिमिटेड को, सपोज करते हैं 2 लाख केजी गुड्स, 2 लाख केजी कोई गुड्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। कौन सप्लाई करेगा? एक्स ने, सॉरी वाई ने एक्स को सप्लाई करेगा 2 लाख केजी सामान, किस रेट से? 10 रुपया के रेट से। हुआ क्या बाद में ये ना ये 10 रुपया प्राइस बढ़ करके 15 रुपया हो गया। कितना हो गया? 15 रुपया हो गया इच करके। तो वाई चाह रहा है, सॉरी 15 रुपया हो गया, तो एक्स चाह रहा है कि अब इनसे हम सप्लाई नहीं लें। एक्स चाह रहा है कि हम इनसे सप्लाई नहीं लें, इससे हम सामान नहीं लें, क्योंकि हम इससे अगर सामान लेंगे तो अब 10 रुपया के बजाय वो कितना रुपया? 15 रुपया। सॉरी यहाँ ध्यान दो, वाई ने सप्लाई कर रहा था कितना? 10 रुपया केजी। अब वाई ने कह रहा है कि हम सामान जो सप्लाई करेंगे वो 15 रुपया के इच से हम सप्लाई करेंगे। तो वाई कह रहा है कि नहीं, हम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपसे सामान नहीं ले सकते हैं, हम आपसे सामान ले ही नहीं सकते हैं, हम टर्मिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? टर्मिनेट, ठीक है ये बात ना। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, कोई भी टर्मिनेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को आप जब मन होता हटा दो, वो ना जब जिस समय एग्रीमेंट होता है उसी समय ये बात पहले ही मेंशन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, डीड में। क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाए या मॉडिफिकेशन किया जाए तो टर्मिनेशन के समय, मॉडिफिकेशन के समय कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो वाई ने इसको सप्लाई करने का कोशिश कितना कर रहा है? कह रहा है कि हम 15 रुपया करके ईच करके सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 रुपया करके सप्लाई करेगा तो इसको तो नुकसान होगा ना, ये 10 रुपया की जगह पे 15 रुपया लेगा और एक्स ने, तो इसको तो नुकसान होगा। तो ये कह रहा है, एक्स कह रहा है कि हम आपका सामान अब नहीं लेंगे, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं, हम आपका टर्मिनेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ये कहेगा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मन होगा। तो ये अब ध्यान देना कि ये जो वाई कंपनी है बदले में कहेगा, ठीक है, हाँ देखो, ये जो वाई कंपनी सप्लाई की बात जो कर रहा है, ये कितना रुपया? 15 रुपया की बात कर रहा है ना।
तो अब बताओ इसको, ये जब सामान 10 रुपया की जगह पे 15 रुपया लेगा तो क्या ये इनके लिए लॉस नहीं होगा? होगा नहीं? 10 रुपया की जगह पे इसको 15 रुपया से, तो ये चाहेगा हम इससे नहीं लेकर किसी और से ले लें, नहीं? तो उस कंडीशन में ये या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है या तो मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर टर्मिनेट करता है तो सपोज मान लेते हैं कि टर्मिनेट के कंडीशन में 10 लाख रुपया है और मॉडिफिकेशन के केस में 6 लाख रुपया कंपनसेशन। एग्रीमेंट में ये बात डीड में था, जिस समय एग्रीमेंट बन रहा था उस समय था कि अगर कोई भी पार्टी अगर टर्मिनेट करता है तो 10 लाख कंपनसेशन देगा और अगर मॉडिफिकेशन करता है तो 6 लाख कंपनसेशन देगा। अब बताओ अगर टर्मिनेट किया तो 10 लाख रुपया देगा ना। अगर वाई ने कहा कि हम 10 रुपया में आ गए, 15 रुपया में अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको 15 रुपये में लेना है, वाई ने एक्स से कहा 15 रुपये में लेना है तो ठीक है, नहीं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको सामान सप्लाई 10 रुपये में नहीं कर सकते हैं। तो एक्स ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमको तो 10 रुपया में ही लेना है। तो वाई चाह रहा है कि इसका तब हम 15 रुपये में बेचेंगे, तो या तो वो 15 रुपये में बेचेगा या नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करेगा तो वाई ने 10 लाख रुपया देगा इसको। बताओ इसके लिए क्या है, इसके लिए वो बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। एक्स के लिए वाई ने जो 10 लाख देगा वो 10 लाख एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम, अगर टर्मिनेशन के लिए दिया गया है तो। और अगर मॉडिफिकेशन के लिए, सुधार के लिए दिया गया है, सुधार होता है तो कितना, 6 लाख। तो ये जो कंपनसेशन है ना बच्चे, ये जो कंपनसेशन है ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। वही हमने लिखा है एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट ना। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी पार्टी ने टर्मिनेट करता है या नहीं तो मॉडिफिकेशन करता है तो उनसे जो मिलने वाला कंपनसेशन है टर्मिनेट से या मॉडिफिकेशन से, वो कंपनसेशन पीजीबीपी में चार्जर, पीजीबीपी का इनकम माना जाएगा। ये सेक्शन 28 कह रहा है। सर ये तो हो गया, बी क्या कह रहा है, बी देखो कह रहा है टर्मिनेशन, इसमें भी वही बात है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। यहाँ भी है कि या तो टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा। किसमें, ऑफ टर्म ऑफ द एजेंसी फॉर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मान लेते हैं क्या, एजेंसी, सपोज एक्स ने, इसको समझो दूसरा पॉइंट है, बी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए नंबर हो गया, बी नंबर की बात कर रहे हैं। इसने ना एजेंसी ले रखा है, सपोज करते हैं ये एक्स ने एजेंसी लिया हुआ है, एजेंसी लिया हुआ है किसका, तो सपोज करते हैं एक्स ने एजेंसी लिया हुआ है अमूल दूध, ठीक है, ये अमूल दूध का खूब देख रहा है अभी एडवर्टीजमेंट, नहीं अमूल दूध पीता है इंडिया। तो देखो यहाँ हम एक्स ने एजेंसी ने रखा है किससे बच्चे, अमूल दूध से एजेंसी लिया है कंपनी से। अब ना ये देखो इसको समझो इस तरह से, ये पूरे बिहार है, कितना, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये मत बताना अक्सर इधर होता है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ हो गया, एन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक ना। इन्होंने एक्स ने एजेंसी ले रखा है अमूल दूध का, और ये पूरे बिहार में, नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में, ईस्ट बिहार में, वेस्ट बिहार में, बिहार के चारों दिशा में यही सप्लाई कर रहा है अमूल दूध का, ठीक है। अब कंपनी, अमूल कंपनी कहती है इससे कि आप ना ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बिहार में ही आप सप्लाई कर सकते हैं, एजेंसी आपका यही रहेगा, ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा,
यहाँ आप इन नॉर्थ साउथ ईस्ट में आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एक्स ने कहेगा ऐसे कैसे कर रहे हैं मालिक आप, अब मेरा अगर इस तरह ये इतना क्षेत्र अगर मेरा कट जाएगा तो मेरा तो कमीशन था उनसे, और वो कमीशन इनकम मेरा रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमको बहुत सारा नुकसान होगा, एक्स को बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में बेचेगा, बाकी क्षेत्र उनसे तो हट गया, टर्मिनेट, या तो इससे टर्मिनेट कर लिया। तो उस कंडीशन में अमूल दूध ने इनको कहा कि अमूल दूध ने कह रहा है कि नहीं, आपको इन क्षेत्र में नहीं बेचना है, मीन्स नहीं बेचना है, आपको इसके एवज में, इन तीनों के एवज में आपको कंपनसेशन दे देते हैं 20 लाख। 20 लाख आपको जो कमीशन का नुकसान होने वाला है, उस नुकसान के अगेंस्ट आपको 20 लाख कंपनसेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो कंपनसेशन एक्स का इनकम हुआ ना, तो लॉ ने कहा ये 20 लाख आपको इस लॉस का कंपनसेशन मिला है अमूल दूध से, ये 20 लाख जो इनकम हुआ आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब आप बताओ, क्या ये भी कोई बिजनेस है क्या, कि मेरा जो क्षेत्र था वो क्षेत्र हट गया, मेरा जो टर्मिनेशन हो गया, जो क्षेत्र में हम बिजनेस कर रहे थे वो क्षेत्र मेरा टर्मिनेट हो गया, क्या ऐसा भी कोई बिजनेस करता है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी लॉ ने कहा कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये बिजनेस के क्षेत्र, बिजनेस, ये पीजीबीपी में ही इनकम टैक्स होगा। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या है? या तो इसमें या तो टर्मिनेट कर देगा, या तो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन में कहने का मतलब या तो टर्मिनेट कर देगा, भाई आपको अमूल दूध का एजेंसी ही नहीं दिया जाएगा, पूरे एजेंसी अब आप नहीं लेंगे, हम किसी और को देंगे, पूरा एजेंसी हम हटा देते हैं आपसे, इसके पूरा एजेंसी आपसे जब हटा कर दे तो इसको तो पूरे का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो पूरा एजेंसी अगर हट जाता है, इनसे अगर टर्मिनेट हो जाता है पूरा एजेंसी, तो उस कंडीशन में अमूल दूध ने इसको 50 लाख देता है पूरा एजेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। वो 50 लाख क्या हो जाएगा? वो 50 लाख बिजनेस इनकम हो जाएगा। यही तो सेक्शन 28 कहता है। बताओ, ये भी क्लियर हो गया ना? दोनों आपका क्लियर हो गया। पहला तो हो गया क्या, ये कंपनी का टर्मिनेट, कंपनी के रिगार्डिंग में, कंपनी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में या तो टर्मिनेट होगा या तो मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, इनसे जो कंपनसेशन मिलेगा वो इनकम टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। ये भी क्लियर हो गया। अब समझो तीसरा, करा वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रॉपर्टी in favor of government or any corporation owned by the government under any law in favor। ठीक है, कह रहा है वेस्टिंग का मतलब समा जाना। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? समा जाना। अगर एसएससी का मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस का कोई मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में समा जाता है। सर इसका पहले एग्जांपल से समझिए, थर्ड को भी हम लोग एग्जांपल से समझिए। रिलायंस कंपनी में अभी जियो खूब बहुत चल रहा है, सबको नाम आया होगा जियो, रिलायंस कंपनी का है नहीं? और एक नाम आप लोग गवर्नमेंट का सुने होंगे, BSNL, बोलो है कि नहीं? है ये रिलायंस कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी। अब बताइए, रिलायंस कंपनी ने क्या कर दिया है? एक पैकेज होता है आपको मोबाइल में जो रिचार्ज करते हो, और 2 महीना 3 महीना जो भी पीरियड है उस पीरियड तक आप क्या करते हो? अनलिमिटेड बात कर रहे हो नहीं? तो मतलब आपको देखो कि ये इनके कंपेयर में, BSNL के कंपेयर में जियो सस्ता लग रहा है, और जियो सस्ता है फिर भी इसको इनकम है। रिलायंस कंपनी को फिर भी इनकम है, BSNL से सस्ता है कि नहीं? अब देखना, BSNL जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिलायंस कंपनी से कहता है कि आप ना अपना मैनेजमेंट, जो आपके यहाँ जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर हमको दे दीजिए। तो ये दे देगा, रिलायंस कंपनी दे देगा? ऐसे दे देगा? नहीं। तब ये जो है रिलायंस कंपनी कहेगा कि ऐसे हम कैसे दे देंगे,
हम अपना डायरेक्टर अगर आपको दे देंगे, डायरेक्टर के वजह से ही तो हम इनकम कमा रहे हैं। डायरेक्टर ने वैसा प्लान, वैसा मैनेजमेंट किया है जिसके कारण मेरा तो इनकम कम कॉस्ट में भी इनकम अर्न हो रहा है। हम ऐसे कैसे दे दें? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना मैनेजमेंट हमको दे दीजिए, मैनेजमेंट दे दीजिए, बदले में हम आपको 10 करोड़ देते हैं। बदले में आप हमको अपना मैनेजमेंट दे दीजिए, हम आपको कितना देते हैं? 10 करोड़ दे देते हैं। अब बताइए, अगर रिलायंस कंपनी ने अपना मैनेजमेंट बीएसएनएल को देता है तो क्या रिलायंस कंपनी को इस मैनेजमेंट के कारण जो इसको बेनिफिट हो रहा था वो बेनिफिट तो अब नहीं होगा ना, नुकसान तो होगा। इनको जो लॉस होगा उन लॉस के एवज में बीएसएनएल कंपनी ने 10 करोड़ दे रहा है, ये कंपनसेशन दे रहा है, कंपनसेशन दे रहा है, क्षतिपूर्ति दे रहा है। ये जो कंपनसेशन 10 करोड़ है रिलायंस कंपनी के लिए, वो पीजीबीपी का इनकम है। ये भी क्लियर हो गया। बताओ, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ इन फेवर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो देखो, एनी कंपनसेशन, कोई भी क्षतिपूर्ति अगर इन कंडीशन से मिल रहा है तो वो क्षतिपूर्ति, वो कंपनसेशन पीजीबीपी का इनकम होगा। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े। अब देखो थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है इनकम डेराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड बाय इट्स मेंबर। कह रहा है कि अपने मेंबर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, अपने मेंबर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, ठीक ना, ट्रेड परफॉर्मेंस से जो इनकम डराइव्ड हो रहा है, किससे? ट्रेड से, प्रोफेशन से, सिमिलर एसोसिएशन से, तो वो ना इसी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। सर क्या मतलब होता है इसका, समझा दीजिए। इसको समझो पहले। इनकम डराइव्ड फ्रॉम ट्रेड, मेंबर की बात देखो तो सबसे पहले आप ट्रेड की बात करते हैं। ये देखो, इसमें हम 3 वर्ड को समझाते हैं। इनकम डराइव्ड फ्रॉम क्या है बच्चे? एक तो आपका ट्रेड को हम समझा रहे हैं, इनकम डराइव्ड फ्रॉम ट्रेड, फिर हम प्रोफेशन को समझाएंगे और फिर हम देखेंगे सिमिलर एसोसिएशन। इन तीनों वर्ड को देखेंगे, ट्रेड, प्रोफेशन, सिमिलर एसोसिएशन, वो भी क्या? फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस। इन लोगों ने एक स्पेसिफिक सर्विस दे रखा है, परफॉर्म्ड बाय इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था? देखिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर का जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट देखो ट्रेड के बारे में, सुन लो, मस्त एग्जांपल देने वाले हैं, ध्यान दो। हमने ना हम क्लब का मेंबरशिप बन गए और क्लब का मेंबरशिप बनने में 20,000 हमको लगा। ठीक है, और क्लब का जब मेंबर बन गए तो अब बताओ, मेरे और क्लब में कोई अब डिफरेंस रहा? अब तो हम भी तो क्लब का मेंबर बन गए ना। तो हम चल गए क्लब में और क्लब में हम फूडिंग किए, खाना खाए, और खाना खाए तो वहाँ पे क्लब में जो है हमसे पैसा मांगा। तो हमने कहा हम तो इसका मेंबर हैं। तो कहा क्लब ने कि उससे क्या, आप अगर मेंबर हो तो इसको तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, अदर मेंबर मतलब जो क्लब का मेंबर नहीं है उनके कंपैरिजन में कंसेशनल मिलेगा, आपको सस्ता दिया जाएगा। तो इट मीन्स वो ट्रेड कर रहा है। अब बताओ, वो जो ट्रेड कर रहा है, क्लब में ट्रेडिंग कर रहा है, परचेज कर रहा है, अपने ही मेंबर को क्या कर रहा है? तो क्लब में ट्रेडिंग कर रहा है और ये ट्रेडिंग किसके साथ कर रहा है? अपने ही मेंबर के साथ कर रहा है, अपने ही मेंबर से वो इनकम अर्न कर रहा है। तो उससे जो वो जो इनकम होगा क्लब वाले को, जो वो जो हम लोग को ट्रेडिंग इनकम कमाया ना,
वो आपका कहाँ जाएगा, इसी हेड में पीजीबीपी इनकम में शामिल होगा। बताओ ये क्लियर हुआ ट्रेडिंग का। अब प्रोफेशन की बात करते हैं। दूसरा बात आता है बच्चे प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन का मतलब देखो, हम जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको पढ़ाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आप सीए कर रहे हो, अगर आप सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, तो इनका आपको क्या करना था, मेंबर बनना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। तो सपोज करो कि आप ना देखो, इंस्टीट्यूट होता है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में, और एक चीज और आता है ICAI, और भी होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इन लोगों ने भी अपने ही मेंबर को, अब देखो इन सब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सीए के लिए, इस इंस्टीट्यूट ने अपने ही स्टूडेंट को ट्यूशन प्रोवाइड करता है, और वो ट्यूशन जो प्रोवाइड करता है ना, तो उससे इनकम अर्न करता है, आपसे अपने ही मेंबर से इनकम फी लिया जाता है। तो वो जो फी रहता है ना, वो प्रोफेशनल हो गया। मतलब ये कहो कि ये जो है अपने ही मेंबर से प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहा है, इनकम ड्राइव कर रहा है, प्रोफेशनल। समझ में आया ये बात ना। अब आता है सिमिलर एसोसिएशन। सर सिमिलर एसोसिएशन क्या होता है, ये भी समझ लो। इनकम ड्राइव्ड बाय सिमिलर एसोसिएशन, ये देखो थर्ड नंबर आ गया, सिमिलर एसोसिएशन। सर ये क्या होता है, देखना, ये आप लोग ऑडिटोरियम का नाम सुने होंगे। ऑडिटोरियम जो होता है ना, जैसे आप लोग देखो ये बड़े बड़े शहर सब में तो ऑडिटोरियम प्राइवेट का नहीं चला सकता है, कोई प्राइवेट का ऑडिटोरियम नहीं हो सकता है। तब क्या होता है कि आपने ऑडिटोरियम का नाम सुने होंगे। हम गए ऑडिटोरियम के लिए और बोले कि हमें ना आपके यहाँ ऑडिटोरियम में सेमिनार कराना है, ठीक है। तो ऑडिटोरियम वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेमिनार आप कर सकते हैं। हम बोले कितना, वो बोले कितना घंटा, हम बोले 4 घंटा 5 घंटा करना है। तो उन्होंने कहा कि 5 घंटा का 50,000 रुपये लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 50,000 रुपया हम आपको दिया, ठीक है। अब ऑडिटोरियम वाले को जब हम पैसा देने लगे तो वो बोला कि बताइए आपका मेंबरशिप नंबर क्या है। अरे मेंबरशिप का मतलब, मेंबर तो हम है ही नहीं इसका। तब बोला आपको ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा, आपको ऑडिटोरियम मिलेगा ही नहीं। हम बोले तब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, हम बोले प्रोसेस क्या है तब बताइए मेंबर बनने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेंबर बन जाइए, मेंबर बनने का प्रोसेस बता देते हैं। हम बोले कितना फी लगेगा मेंबर बनने का, बोला 1,000। बोला ठीक है चलिए 1,000 भी हम आपको दे दिए, ठीक है। अब 1,000 हम दे दिए उनको, ऑडिटोरियम वाले को। तो बताओ अब उसका हम मेंबर बने ना, मेंबर बनने के बाद वो हमको ऑडिटोरियम प्रोवाइड किया। तो अब बताइए कि वो जो हमको अब जो ऑडिटोरियम वालों को इनकम हुआ है वो किससे इनकम हो रहा है, उसके मेंबर से, क्योंकि अब हम उसका मेंबर बन चुके हैं। तो वही हो गया सिमिलर एसोसिएशन। बोलो इसमें भी कोई दिक्कत क्या। तो वो जो ऑडिटोरियम वाले को 50,000 हमने दिया, वो इनकम पीजीबीपी इनकम है, इस हेड में चार्जेबल है। बताओ इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्या। तो आपको सिर्फ इनकम के बारे में जानना था, अभी इनकम जान रहे हैं नहीं। अब फोर्थ नंबर देखो क्या कर रहा है, फोर्थ नंबर कर रहा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स whether convertible into money or not arising from business or the exercise of a profession। any value of perquisites, amenities का हो, बेनिफिट को हो, नहीं जो कन्वर्टेबल है मनी में भी या काइंड में, जो मनी में आपको मिल रहा हो या काइंड में मिल रहा हो। अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, एनी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। आप बताओ
ये एक एक्स है, मिस्टर एक्स है, समझना, मिस्टर एक्स है, ठीक ना। ये सेल्स ऑफिसर है, कंपनी का सेल्स ऑफिसर है, मिस्टर एक्स कंपनी का सेल्स ऑफिसर है। इन्होंने ना साल में कंपनी का 10 करोड़ सेल कर देता है, 10 करोड़। कंपनी ने क्या किया, इसको हटा दिया, एक्स को हटा दिया, इनके जगह पे, या इसे समझो, इसको मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने साल में कितना सेल कर रहा है, 10 करोड़ का सेल्स किया है। कंपनी ने इसको टारगेट दे दिया कि अगर आपने साल भर में अगर आपने 20 करोड़ बेच दिया, 20 करोड़, ठीक ना, तो फिर हम आप ये अगर टारगेट को अचीवमेंट कर लिए, ठीक है, तो फिर हम आपको, ठीक ना, यूएस जाने का टिकट देंगे, फ्लाइट का टिकट देंगे आपको, वहाँ रहने का रेसिडेंशियल आपको देंगे 7 डेज का, और तो और 10 लाख रुपया का शॉपिंग करने के लिए देंगे। अब बताइए कि इन्होंने अगर मिस्टर एक्स ने अगर 20 करोड़ का सेल कर दिया, 20 करोड़ का, तो क्या इसको क्या क्या मिला, 20 करोड़ का है तो इनको एक यूएस का तो फ्लाइट टिकट मिला जाने का, उसके बाद वहाँ पे उसको रहने का रेजिडेंस मिला फ्री में, नहीं, और उसको शॉपिंग करने का 5 लाख का मिला, शॉपिंग करने का उसको 5 लाख मिला। तो बताइए उनको जो टिकट मिला क्या वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, टिकट जो दिया तो कन्वर्ट हो भी सकता है, जाएगा टिकट कैंसिल करके, या तो पैसा ले लेगा या तो वो खुद बेनिफिट उठा लेगा यूएस जाने का, नहीं। तो अगर ये सब इनको मिला तो बताओ ये जो मिल रहा है किसके रिगार्डिंग में, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा इनके पास, किसके पास, इसके मिस्टर एक्स के पास आएगा और आप इनको कहेगा कि आपने जो ये यूएस का टिकट का इनकम हुआ, आपने वहाँ रहा वो इनकम हुआ, टोटल मिला करके वो इसका परक्विजिट्स का वैल्यू निकाल के कहा भाई आपका ये भी इनकम मान लेते हैं 8 लाख का होता है। तो इनकम टैक्स ने कहा कि ये जो आपको बेनिफिट, ये जो इनकम को बेनिफिट हुआ 8 लाख रुपया, ये टैक्स आपको इस बिजनेस में होगा, पीजीबीपी में आएगा। बताओ ये समझ में आया। इसका हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आप देखना, ठीक ना। लॉयर को देखना, मान लेते हैं क्या हम लॉयर हैं और क्रिमिनल लॉयर है, सर ये कैसे हो सकता है, ऐसे एग्जांपल समझिए ना। क्रिमिनल लॉयर है और मेरे पास एक आदमी भागा आया, मर्डर करके आया, बोला कि हमें बचा लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है बचा तो लेंगे, 10 लाख रुपया लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है 10 लाख रुपया हम आपको दे देंगे। और हमने ना मतलब हमने जो है उसका केस लड़ा और जीत भी लिया। तो जानते हो वो हमको 10 लाख रुपया तो दिया ही दिया, और 5 दिन 10 दिन के बाद फिर वो आया और एक चाबी दिया कि मर्सिडीज का वो हमको चाबी दिया, बोला ये रखिए। अब बताइए हमने कहा आपने तो हमको फिर दे दिया है ना, बोला कोई बात नहीं, आपने तो मेरा जान बचाया है, लीजिए ये मर्सिडीज आपको हम ऐसे ही दे रहे हैं, हम खुश हैं आपसे। नहीं तो वो मर्सिडीज वो हमको जो गिफ्ट किया, तो बताओ वो मेरा क्या है, मनी में दिया वो या काइंड में दिया ना। अब वो जो है चाहे हम उसको मनी में कन्वर्ट करें या ना करें, इनकम टैक्स ऑफिसर आया और वो कहा ये जो मर्सिडीज मिला आपको ये आपका टैक्स होगा, इसी बिजनेस इसी हेड में टैक्स हो जाएगा। बताओ क्या हमने वो मर्सिडीज का करने का बिजनेस, क्या हमने ऐसा कोई बिजनेस करके रखा था क्या कि नहीं हम कोई केस जीतेंगे और आप हमको कोई अलग से गिफ्ट भी देंगे, ऐसा कोई बात तो है नहीं। वो खुश होकर के हमको दिया। नहीं ऐसे ही देखना आप लोग एमआर का नाम सुने होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबका एमआर होता है ना। ये लोगों को देखना कंपनी टारगेट देता है कि 200 डॉक्टर 300 डॉक्टर को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा। तो वो गिफ्ट ना
जो गिफ्ट मिलता है ना वो गिफ्ट टैक्सेबल होगा, किसमें, पीजीबीपी में। बताओ, ये भी क्लियर हो गया ना। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, अगर कोई भी बेनिफिट आपको मिलता है, परक्विजिट्स मिलता है, चाहे वो परक्विजिट्स बेनिफिट कन्वर्टेबल इनटू मनी में हो या वो कन्वर्टेबल नहीं भी हो, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, और अगर वो बिजनेस से अराइज हुआ हो या फिर प्रोफेशन से अराइज हुआ हो, तो वो इनकम पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 तक देखे। देखो आगे कह रहा है 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव विच इंक्लूड, हम लोग ना गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्टर को प्रमोट करता है। और एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर जितना ज़्यादा किसी कंट्री में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना फॉरेन करेंसी देश में आएगा, उतना देश की इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को प्रमोट करता है, और प्रमोट करने का तरीका गवर्नमेंट का कई है। क्या क्या है, तो गवर्नमेंट ने ना उस एक्सपोर्टर को इम्पोर्ट लाइसेंस दे देता है। क्या दे देता है, इम्पोर्ट लाइसेंस। अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट लाइसेंस देगी ना, इम्पोर्ट लाइसेंस क्यों देगी, बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने तरीका गवर्नमेंट का अलग अलग है एक्सपोर्टर को प्रमोट करने का। या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इम्पोर्ट लाइसेंस दे देगा, या तो गवर्नमेंट ने कैश असिस्टेंस देगी, या तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक देगी, या तो गवर्नमेंट ने क्या देती, ये ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, शॉर्ट में DEPB कहते हैं। गवर्नमेंट ये सब तरीका अपनाता है अपने एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब समझिए इसको। आपको बोले कि देखो गवर्नमेंट ने अगर एक्सपोर्टर को प्रमोट करेगी तो एक्सपोर्टर को इंपोर्ट लाइसेंस दे देगी। नहीं सर, ये इंपोर्ट लाइसेंस क्यों देगी, समझो। एक बंदा है, ठीक ना, वो ना अदर कंट्री से सपोज मान लेते हैं, ये देखो समझो इसको, ये बंदा है और ये बंदे ने क्या कर रहा है कि इंपोर्ट कर रहा है। मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है, ये इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट किस पर्पस के लिए कर रहा है, तो ये जब इंपोर्ट कर रहा है ना, तो ये इंपोर्ट पर्पस है इसका एक्सपोर्ट करने का। एक्सपोर्ट, इन्होंने क्या करता है कि ये या तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता होगा, प्रोसेसिंग करता होगा, और इंडिया में नहीं बेच करके क्या करता होगा, अदर कंट्री में ही एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने, बताइए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्सन ने इंपोर्ट किस पर्पस के लिए किया है, तो एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए इंपोर्ट किया है, क्या है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस एक्स को इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। क्या दे दिया, इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। अब इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अच्छा इंपोर्ट कर रहा होगा, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दे दिया, इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट लाइसेंस को बेच दिया। इंपोर्ट लाइसेंस को क्या कर दिया, इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है कि इनको जितना टारगेट दिया था या एक्सपोर्ट करने का वो नहीं किया, या जो भी हो, इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट लाइसेंस जो मिला था मिस्टर एक्स को, इंपोर्ट लाइसेंस जो मिला था, ठीक ना, ये लाइसेंस ये क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब आप यहाँ पे समझो, ये जो इंपोर्ट लाइसेंस बेचा है, कौन बेचा है, मिस्टर एक्स ने बेचा है। तो मिस्टर एक्स को जो प्रॉफिट हो रहा है इससे, वो मिस्टर एक्स के लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा और उसको पीजीबीपी में टैक्स किया जाएगा। अब एक बात यहाँ पे समझो, इंपोर्ट लाइसेंस अगर हम बेचेंगे तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट होगा कि नहीं, कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब बताओ, जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कैपिटल गेन हुआ कि नहीं, कैपिटल गेन हुआ कि नहीं,
लाइसेंस जो है, लाइसेंस कैपिटल नेचर का हो गया। अगर आप लाइसेंस को, इंपोर्ट लाइसेंस को बेच रहे हो तो रिसीव जो हो रहा है कैपिटल रिसीव हो रहा है, और वो कैपिटल रिसीव आपका कैपिटल गेन है। तो आप कहोगे सर जब ये कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन के हेड में दिखाएंगे, तो लॉ ने कह दिया साफ साफ कैपिटल गेन है लेकिन इसी हेड में दिखाना है। क्लियर हो गया ना, इसी हेड में, यही तो एक्सेप्शन को इसको नहीं। तो आपको ये कैपिटल हेड में अगर लॉ ने ये नहीं कहा होता कि सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस इस हेड में जाना है, चार्जिंग सेक्शन अगर नहीं बोला होता तो ये जो कैपिटल गेन होता ये कहाँ चला जाता बच्चे, कैपिटल गेन के हेड में चला जाता। लेकिन लॉ ने जब इसके बारे में क्लियर कर दिया, मेंशन कर दिया, तो इसी में दिखाना पड़ेगा जी। तो ये क्लियर हो गया। सर ये क्या होता है, कैश असिस्टेंस क्या होता है? कैश असिस्टेंस मतलब कैश सब्सिडी, गवर्नमेंट ने कैश सब्सिडी देता है, आप समझो इसको। दूसरा नंबर इसको आप समझिए, ये कैश असिस्टेंस का क्या मतलब होता है। ये देखो, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ही है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने अपना सामान परचेज किया, कितना में, 80,000 में। तो ये खर्च हुआ इसका 80,000। मिस्टर एक्स ने इसका जो खर्च हुआ 80,000 खर्च किया, और ये अपना सामान चाइना को बेचेगा, ठीक ना। तो चाइना को कितना बेचेगा, तो 1 करोड़ में बेचता। तो गवर्नमेंट ने चाइना के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि आप 80,000 की चीज को चाइना को कितना बेच रहे हो, 1 करोड़ में। गवर्नमेंट ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा मिस्टर एक्स से कि आप इसको 1 लाख में मत बेचो। तब बोला 80 लाख दे देते हैं। 80 लाख में जो आप परचेज किए थे उसको आप कह रहे हो हम 1 करोड़ में चाइना में बेचेंगे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसको 80 लाख में ही बेचो। ये कहा कि हमको इसमें फायदा क्या है, बोला हम आपको गवर्नमेंट से, आप चाइना से कितना 20 करोड़ कमाते कि नहीं, सॉरी 20 लाख कमाते कि नहीं कमाते। तो इसने कहा, ठीक ना, गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है 20 लाख हमसे ले लो, 20 लाख हमसे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ क्या कर रहा है, कैश सब्सिडी दे रहा है। किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, चाइना के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, या जो भी हो, फॉरेन करेंसी को लेने के लिए, जो भी हो। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो 20 लाख रुपया रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट से, 20 लाख रुपया, ये कैश असिस्टेंट कहलाता है, कैश असिस्टेंस इसी को कहेंगे। अब बताओ ये कैश असिस्टेंट जब हो गया तो इनको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, और ये जो 20 लाख है ये पीजीबीपी के हेड में आएगा, बिजनेस में आएगा। तो अभी सब जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, ये सेकेंडरी इनकम दिख रहा है। पहला पॉइंट तो हम लोग पहले ही देख लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आता है, प्रोफेशन जो आता है, वही मेन इनकम होता है। बाकी जो आप लोग नो का नो पॉइंट देख रहे हैं वो सब सेकेंडरी है, वो सब नेचर नहीं है बिजनेस करने का कहो तो। लेकिन सेक्शन ने कहा है, 28 ने कहा है ये सब बिजनेस इनकम होगा, बिजनेस में ही आप टैक्स करोगे, बिजनेस में ही करोगे, ठीक है। तो ये कैश असिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया जी सर, ये भी क्लियर हो गया कैश असिस्टेंट का क्या मतलब होता है। सर ये क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है। टेक्निकली वर्ड अगर कहो तो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, अगर इसको कहो तो रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे मान लेते हैं 3rd नंबर को समझो, सी नंबर की बात करते हैं। तो सी नंबर में जो हम लोग समझेंगे, तो जैसे मान लेते हैं ये जो है ना, ये इंडिया है, और हमने कहीं से भी, सपोज चाइना से करते हैं, चाइना से इंपोर्ट किया, चाइना से माल हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, चाइना से सामान मंगाया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आपने अगर ये इंपोर्ट किया है तो इस पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है।
चूंकि इंपोर्ट करना तो अच्छी बात है नहीं, किसी दूसरे देश से अगर आप इंपोर्ट करोगे तो वो तो अच्छी बात है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इंपोर्ट करोगे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, ठीक है, टैक्स लेंगे, आयात, इंपोर्ट मीन्स आयात करेगी, तो आयात कर इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे गवर्नमेंट ने। अब उस बंदे ने, मान लेते हैं ये भी मिस्टर एक्स ही है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, इन्होंने कहा हमने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए लिए हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए हैं, कहाँ, कहीं भी दूसरे कंट्री में, यूएस में एक्सपोर्ट करना है, ठीक ना। तो अब बताइए कि इस पर्सन ने जो इंपोर्ट किया था, क्या वो इंपोर्ट इंडिया में उसका यूज होगा क्या, इंडिया में क्या उसका कंजम्पशन होगा क्या, नहीं ना। तब इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया था किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी तुमने दिया है ये हम तुमको रिफंड कर देते हैं, मिस्टर एक्स को क्या कर देगा, रिफंड कर देगा, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अब बताओ ये रिफंड कर दिया किसको, मिस्टर एक्स को, नहीं, तो रिफंड कर दिया उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक या रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अब देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी थोड़ा सा चालाकी किया है, ये जो एक तरफ तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई देखो सबसे इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट ने टैक्स दे दिया, और फिर इस बंदे ने करा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स वापस कर दिया मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स को ये टैक्स जब रिफंड हो गया तो मिस्टर एक्स के लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ, पहले हम टैक्स दिए थे और गवर्नमेंट ने फिर उसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, तो इनकम हुआ ना, इसके लिए इनकम हो गया। अब बताओ गवर्नमेंट ने एक तरफ तो हमको एक्सपोर्ट करते समय हमको क्या किया, प्रमोट किया, मिस्टर एक्स को प्रमोट कर रहा है, भाई आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया वो वापस हो जा रहा है, आपको वापस कर दे रहा है। और वही गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट ने कह रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह रहा है कि ये जो रिफंड हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी रिफंड हुआ है, ये आपके लिए बिजनेस इनकम है, आपको पीजीपीपी के हेड में टैक्स देना पड़ेगा। बोलिए ड्यूटी ड्रॉबैक भी समझ में आया, जी सर। डी नंबर में क्या कर रहा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ये सब बच्चे तरीका है प्रमोट करने का, एक्सपोर्टर को प्रमोट करने का तरीका है, गवर्नमेंट का तरीका किस तरह से प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। तो आप फोर्थ नंबर डी नंबर को सीखो, इसका क्या मतलब होता है। गवर्नमेंट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, गवर्नमेंट ने सपोज मिस्टर एक्स सीनियर है, मिस्टर एक्स, गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को एक पासबुक दे दिया, पासबुक दे दिया, ठीक है। पासबुक ने गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप हमको ये ड्यूटी देते हो, जब हमको आप एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी चलो हमको देना नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके पासबुक में सपोज करते हैं 4 करोड़, अच्छा 4 करोड़ 40 लाख करते हैं, 40 लाख। गवर्नमेंट ने क्या किया, 40 लाख क्रेडिट कर दिया पासबुक में, गवर्नमेंट ने आपके पासबुक में 40 लाख क्रेडिट कर दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमको जो ड्यूटी पे करोगे पॉकेट से मत देना, आपके जो इसमें है इसी में से हमको इनकम है, क्रेडिट साइड में दिए, इसमें से आप हमको ड्यूटी दे देना। सपोज आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी मान लेते हैं 10 लाख आपने दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ही आपके अकाउंट में 40 लाख दिया, और गवर्नमेंट ने 40 लाख दिया, और वही 40 लाख से आप 10 लाख किसको दे दिए, गवर्नमेंट को। तो आपके पॉकेट से क्या गया, कुछ नहीं गया, कुछ गया। तो सर आप कहोगे इसमें फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या है। तो देखो हम आपको पहले ही कह दिए, गवर्नमेंट का ये तरीका है क्या करने का, प्रमोट करने का। तो इन सब के केस में गवर्नमेंट अनलिमिटेड आपको छूट दे रहा था कि भाई एक्सपोर्ट वापस कर रहा था, ड्यूटी वापस कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे एक लिमिटेशन कर दिया, हम 40 लाख तक ही हम आपको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए। समझ में आया ये बात।
तो ये सब तरीका हो गया बात। तो अब बताइए इन्होंने क्या किया, इस पर्सन को जो पासबुक मिला था, पासबुक जो मिला था, तो 40 लाख में इसने से कितना यूज किया था अभी, 10 लाख ही, 10 लाख ही। इस पर्सन ने इस पासबुक को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और उससे इनकम कमा लिया। तो बताइए कि इस पर्सन ने इसको जो ट्रांसफर किया या फिर इसको कहे सेल किया, तो ये जो सेल से, पासबुक के सेल से जो इनकम अर्न किया, ठीक ना, मिस्टर एक्स के लिए क्या है, वो टैक्सेबल है। किस एवरेज में मिल रहा है, मिस्टर एक्स ने अभी भी कितना का एक्सपोर्ट करता, 30 लाख का और एक्सपोर्ट करता नहीं, 40 लाख में अभी कितना का किया है, 10 लाख का ही एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी भी इसको 30 लाख का बेनिफिट होना था, लेकिन इन्होंने मान लेते 30 लाख के बेनिफिट के जगह पे इन्होंने ये सेल कर दिया कितना में, 15 लाख में, 15 लाख में सेल कर दिया। तो आप बताओ 15 लाख में ये जो सेल कर रहा है, इसको 30 लाख का जो नुकसान होने वाला था, उस नुकसान के एवज में इसको कितना मिल रहा है, 15 लाख रुपया, 15 लाख इसको वापस मिल गया। तो ये जो 15 लाख है जो सेल कर रहा है, ये 15 लाख मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा मिस्टर एक्स का। बोलो ये भी क्लियर हो गया। तो ये आपको हो गया एक्सपोर्ट को जो इंसेंटिव मिलता है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है 6 नंबर, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म। अगर एक बात ध्यान रखो, ये फर्म है बच्चे, 6 नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपका फर्म है, फर्म में कई पार्टनर होता है, ये आपको पता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो फर्म ने क्या किया, सबको, किसी को सैलरी दे रहा है, किसी को कमीशन दे रहा है, किसी को रेम्यूनरेशन दे रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने रेम्यूनरेशन, सॉरी फर्म ने ए को दिया सैलरी, बी को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब देता है फर्म ने। तो जान लो बच्चे, ये जो ए को जो सैलरी मिला, बी को जो कमीशन मिला, सी को जो रेम्यूनरेशन मिला, वो ए बी सी के हैंड में टैक्सेबल होगा। इनका ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, सी के हैंड में टैक्सेबल होगा। इसको ऐसे भी समझो। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप और फर्म में जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, पता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में सेपरेट एंटिटी होता है। जैसे समझो, इस फर्म ने 50 लाख कमाया है, फर्म ने 50 लाख कमाया, इस 50 लाख में 30 लाख इन सबको दे दिया, 30 लाख ए बी सी को दे दिया। तो फर्म के पास कितना बचा रह गया, 20 लाख बचा रह गया। 50 लाख में 30 लाख इन लोगों को दे दिया, तो फर्म के पास कितना बच गया, 20 लाख। तो ये 30 लाख इन लोगों के लिए तो टैक्सेबल है ही पीजीबीपी में, फर्म के लिए भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया। तो हम आपको क्या बताए, यहाँ देखो कि अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को फर्म से, या सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ किसका, फर्म का, फ्रॉम सच फर्म, तो फिर वो पीजीबीपी में इनकम टैक्स होगा। इज इट क्लियर और नोट। सर ये भी क्लियर हो गया कि सर पार्टनर को जो भी चीज़ मिलने वाला है फर्म से वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। ठीक सर ये भी क्लियर हो गया। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में करा है कि एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस इंक्लूडिंग बोनस, इसके बारे में हम अभी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एनी सम रिसीव्ड ये हम आपको डिस्कस करेंगे जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर आएंगे।
इनकम फ्रॉम अदर SOUR सोर्सेस। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। की मैन का मतलब क्या होता है। वैसे थोड़ा सा आप लोग जान लो की मैन का मतलब क्या होता है। की मैन करता धरता होता है, समझो किसी भी बिजनेस का वो बिजनेस का अफेयर मैनेजमेंट इसी के हाथों में होता है। अब की मैन के कारण ही बिजनेस का प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ता है, बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। अगर वो की मैन का डेथ हो जाता है तो बताओ बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा। हो सके कभी कभी बिजनेस बंद भी हो सकता है इस की मैन के डेथ से। तो कंपनी अगर बताओ डेथ हो जाता है की मैन से, तो कंपनी को या तो बंद हो सकता है, कंपनी को हैवी लॉस हो सकता है। तो बताओ कंपनी इस लॉस से बचने के लिए क्या करेगा। तो कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस ले लेता है की मैन का, और की मैन का इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी पे करती है, और कंपनी जो प्रीमियम पे करती है कंपनी उसको एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ ले लेती है। साथ ही अगर उस की मैन का डेथ हो जाता है तो उस की मैन का जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है ना, पॉलिसी, वो कंपनी का इनकम होता है, वो बिजनेस का इनकम होता है। वो इनकम वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी से जो बिजनेस का इंश्योरेंस पॉलिसी जो मिला है, वो पॉलिसी इनकम बिजनेस के हेड में आ जाएगा। समझ में आया ये। फिर भी इसे कैसे निकालना है, कंप्यूट कैसे करना है, वो सब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। 8 में देखो कराए क्या, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट टू। अभी तक में बिजनेस करने के लिए पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं करने के लिए पैसा मिलता है। सर ऐसा भी होता है, सोचो ना, नहीं करने के लिए भी पैसा मिलता है। तो वही कह रहा है कि कोई भी सम, कोई भी अमाउंट, चाहे वो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, किसमें, कैश में या काइंड में, अंडर एन एग्रीमेंट फॉर, एग्रीमेंट किस लिए, एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटीज इन रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। इसको हम लोग इन दोनों को अगर कहें तो नॉन कंपटीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कंपटीशन। कंपटीशन नहीं करने के लिए, कंपटीशन नहीं करने के लिए भी ये जो सम मिलता है वो आपका पीजीबीपी में क्लियर होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। सर समझिए इसका क्या मतलब, पहले इसके बारे में समझिए। कराए क्या, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटीज इन रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। समझो, एक होता है वेल्डन इंक, इसके बारे में हम देखो इलस्ट्रेशन कितना नंबर है, सॉरी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 8 का ए, यहाँ समझाते हैं 8 का ए, यहाँ से समझा रहे हैं। ठीक है, वेल्डन इंक बहुत पुराना कंपनी है, वेल्डन इंक बहुत पुराना कंपनी है। एक कैमलिन इंक आता है, कैमलिन इंक आता है। ठीक है, अब जानते हो बच्चे कैमलिन इंक। कैमलिन इंक ने वेल्डन इंक कंपनी से कहता है कि आप मेरे एरिया में, एक लिमिटेशन एरिया बांध दिया कि आप मेरे इस क्षेत्र में, इस दायरे में बिजनेस नहीं करेंगे। अब बताइए, ये कह देगा कि मेरे, ये कैमलिन ने कहा कि मेरे क्षेत्र में बिजनेस नहीं करिएगा, तो क्या ये मान लेगा? ये मान लेगा कि ये कहेगा बिजनेस नहीं करना और हम मान लेंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इन्होंने कहा, ये इनके पास, कैमलिन इनके पास आया, वेल्डन इनके पास कहा आप इस क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, तो ये नहीं माना। कैमलिन ने कहता है कि आप मेरे क्षेत्र में नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे क्षेत्र में बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं तो। वेल्डन ने कहा नहीं तो क्या, नहीं तो क्या? तो ये कहता है कैमलिन ने, नहीं तो 10 करोड़ ले लीजिए मेरे से। अब बताओ, कैमलिन ने कहा कि आप मेरे क्षेत्र में बिजनेस नहीं करना, इसके एवज में मेरे से आप 10 करोड़ ले लीजिए।
अब बताओ, ये पुरानी कंपनी थी, इसकी तो अपने प्लांट जो है ना वो अनमॉडर्नाइज था, पुराना हो गया था। ये तो चाह ही रहा था कि भाई हम जो है बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। और एक इसका कंपटीटर ने, इन्होंने, कैमलिन ने कहा कि मेरे क्षेत्र में बिजनेस नहीं करिए। नहीं करने के लिए इनको क्या कर रहा है, 10 करोड़ दे रहा है। ये 10 करोड़ वेल्डन इंक कंपनी का बिजनेस इनकम माना जाएगा और पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? ये जो 10 करोड़ है वेल्डन कंपनी के ये टैक्सेबल इनकम होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट कर रहा है क्या, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट। कह रहा है, अब इसके बारे में समझो। बी नंबर में कहा है नॉट शेयरिंग नो हाउ, नॉट शेयरिंग नो हाउ। ठीक है, हम कह रहे हैं कंपनी, हम कह रहे हैं कि देखो मेरे पास एक ऐसा नॉलेज है, अगर हम दुनिया को बता देंगे तो बाकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब बताओ हमको, मेरे पास, हम क्या बोले कि मेरे पास जो बिजनेस है, मेरे पास एक नॉलेज है, ठीक है, और उस नॉलेज को अगर हम शेयर कर देंगे तो बड़ी से बड़ी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए, एक नॉलेज को शेयर कर देने से बड़ी से बड़ी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो बड़ी से बड़ी कंपनी मेरे को कहेगी कि आप चुप रहिए, आप किसी को मत बताइए। नहीं बताने के लिए हम आपको 20 करोड़ 30 करोड़ जो भी अमाउंट है दे रहे हैं। अब बताइए, मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज नहीं बताने के लिए इतना करोड़ दे रहे हैं। सर ऐसा क्या नॉलेज है आपके पास जो इतना पैसा? मेरे पास एक फार्मूला है पानी से पेट्रोल बनाने का। अब बताइए, पानी से पेट्रोल बनाने का मेरे पास फार्मूला है। अगर ऐसा फार्मूला हम सबको बता दें तो जितना भी अरबियन कंट्रीज है वो सब कंपनी पानी में मिल जाएगी, तेल में नहीं, पानी में मिल जाएगी। नहीं तो सोच लीजिए हम कह रहे हैं, सोच लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला अगर हम बता देंगे तो कंपनी को कितना नुकसान होगा, तो कंपनी नहीं बताने के लिए, हमें चुप करने के लिए कितना पैसा दे दिया, 20 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, वो मेरे लिए क्या है, बिजनेस इनकम माना जाएगा। अंडर सेक्शन 28 के ये इनकम माना जाएगा और मेरे पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। उसके बाद 9 नंबर जो आता है वो आता है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी 9 नंबर का हम पॉइंट नहीं लिखे हैं, आप बुक के पॉइंट से एक बार रीड करना। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये 9 नंबर का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो सेक्शन 35AD से रिलेट करता है। जब हम इसी चैप्टर में सेक्शन 35AD पढ़ेंगे तो वहाँ पर 9 नंबर का जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और 10 नंबर में करा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। इसका क्या मतलब होता है? दो तरह का ट्रांजैक्शन हुआ, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या होता है, इसमें ना जो हम लोग गुड्स को परचेज और सेल्स करते हैं वो फिजिकल डिलीवरी होता है, फिजिकल डिलीवरी होता है। अगर फिजिकल स्टॉक में इंक्लूड गुड्स का, अगर गुड्स का स्टॉक का फिजिकल डिलीवरी करके सेल परचेज करते हैं तो वो आपका स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन हो गया। वही स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन पीजीबीपी के हेड में आएगा। सर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या होगा, उसमें गुड्स का फिजिकल डिलीवरी नहीं होगा,
गुड्स का फिजिकल डिलीवरी नहीं होगा। वैसे हम लोग बाद में देखेंगे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का क्या मतलब होता है। फिलहाल ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस में जो फिजिकल गुड्स का जो हम लोग परचेज सेल्स करेंगे वो फिजिकल डिलीवरी होता है, वो इनकम, उससे जो इनकम होगा वो पीजीबीपी के हेड में आएगा। बताओ इट इज क्लियर और नोट। तो आज हम लोग सेक्शन 28 में कौन कौन सा इनकम आने वाला था, और एक बात वो तो पढ़ ही लिए। इस चैप्टर में समझ लो इनकम का पार्ट खत्म हो गया, एक आध जगह छोड़ करके इनकम का पार्ट खत्म हो गया। कौन कौन सा इनकम बिजनेस इनकम हो सकता है वो हमने आज देखा। ठीक है, इसको आप क्या करना, स्टडी करना। हम जितना भी क्लास देंगे आप पीछे का क्लास पढ़ोगे और उसके बाद इसको स्टडी करके आओगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग आएंगे वहाँ पर देखेंगे हाउ टू कंप्यूट इनकम, कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।